राजा की आत्मा ईवीएम में है। उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है, ये कह के उन्होंने ये सारी पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये हम मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं और स्पेशल रिपोर्ट में आज आपका स्वागत है। तो दूसरे चरण के मतदान के दौरान जब आज सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम पर फैसला आया तो सियासत गर्मा गई। अगस्त 2023 में एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई याचिका को कोर्ट ने आज साफ तौर पर खारिज कर दिया। आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई कर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज जब फैसला सुनाया गया तो सियासी गलियारों में वार पलटवार का सिलसिला भी जारी हो चुका था। क्या थी पूरी याचिका और याचिका पर कोर्ट में क्या सवाल हुए, क्या जवाब हुए, इसके बाद याचिका खारिज करने के बाद राजनीति के दिग्गजों की क्या प्रतिक्रिया थी, तमाम मामलों पर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। दूसरे चरण के मतदान के बीच सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सुप्रीम फैसला आया है। एक ऐसी बहस जिस पर विपक्ष कई बार सवाल करता रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो जाहिर पर ईवीएम की आलोचना करने वालों को झटका लगा। वीवीपैट को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वीवीपैट से 100% पर्चियों का मिलान नहीं होगा। वहीं कोर्ट ने वीवीपैट पर्ची पर इलेक्शन कमीशन को बारकोड का सुझाव दिया है। अगर किसी को ईवीएम से आपत्ति हुई तो नतीजों के 7 दिन तक दोबारा जांच संभव हो सकते हैं और ये तमाम जांच कराने पर उम्मीदवार ही खर्च उठाएगा। अगर गड़बड़ी हुई तो पूरा खर्च वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिया है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा। हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो है इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। आपको बता दें, वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई थी, जहां याचिका में कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। किसी सिस्टम पर आंख मूंद कर अविश्वास करना अनुचित संदेह को जन्म दे सकता है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना था, यह एक चुनावी प्रक्रिया है, इसमें पवित्रता होनी चाहिए। किसी को भी यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि जो कुछ संभावनाएं बनी है वह नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि इन याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा था कि अगर किसी अन्य असंवैधानिक अथॉरिटी के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो चुनाव आयोग ने हमारे संदेह दूर किए हैं। हम आपकी विचार प्रक्रिया को नहीं बदल सकते, हर संदेह के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते। बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 4 सवाल पूछे थे। पहला सवाल, क्या कंट्रोल यूनिट वीवीपैट में माइक्रो कंट्रोल स्थापित है? दूसरा सवाल, माइक्रो कंट्रोलर क्या एक ही बार प्रोग्राम करने योग्य है? तीसरा सवाल, ईवीएम में सिंबल लोडिंग यूनिट कितने उपलब्ध है? चौथा सवाल, चुनाव याचिका की सीमा 30 दिन है और इसलिए ईवीएम में डेटा 45 दिनों के लिए संग्रहित किया जाता है, लेकिन एक्ट में इसे सुरक्षित रखने की सीमा 45 दिन है। क्या स्टोरेज की अवधि बढ़ानी पड़ सकती है? इन सवालों पर चुनाव आयोग ने कहा था कि वोटिंग यूनिट में एक बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट यूनिट होती है। सभी यूनिट में अपना अपना माइक्रो कंट्रोलर होता है। इस कंट्रोलर से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सभी माइक्रो कंट्रोलर में सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम फिट किया जा सकता है। चुनाव चिन्ह अपलोड करने के लिए हमारे पास 2 मैन्युफैक्चरर्स है, एक ECI और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सभी ईवीएम 45 दिनों तक स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखी जाती है। अगर अर्जी दायर नहीं होती है तो स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है।
कोई याचिका दायर होने की सूरत में स्ट्रांग रूम को सीलबंद रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आज अररिया में जनसभा कर रहे नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। आपको बता दें, चुनाव के दौरान कोर्ट का ये फैसला काफी अहम हो गया है। वहीं ईवीएम पर सवाल उठाने वाली तमाम पार्टियां बैकफुट पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इसी बीच आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें मध्य प्रदेश की 7 सीटें, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर शामिल है। तो राहुल गांधी, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर, भूपेश बघेल, वीडी शर्मा और संतोष पांडे समेत अलग अलग पार्टियों के कई दिग्गजों के सियासी भाग्य का फैसला होगा। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि आज दूसरे चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और जिसके बाद से अब कई दिग्गजों के भाग्य ईवीएम में कैद हो गए। देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे 4 जून को क्या फैसला आएगा। तो आज अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर, भूपेश बघेल, वीडी शर्मा, संतोष पांडे और देश में अलग अलग राज्यों के तमाम दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। तो चलिए अब बात करते हैं मतदान प्रतिशत की। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अब तक 55.45% मतदान हुए। तो टीकमगढ़ में 57.94%, दमोह में 55.27%, खजुराहो की बात कर लें तो 52.91% वोटिंग हुई है। तो इसी बीच सतना में 57.18%, रीवा में 45.94% और होशंगाबाद में 63.83% वोटिंग हुई। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की भी बात कर लें तो छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें कि 72.51% वोटिंग हुई है। कांकेर में 73.50% वोटिंग हुई। तो महासमुंद में 71.13% और राजनांदगांव में 72.93% मतदान हुए। तो ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें शामिल हैं। तो ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किन किन दिग्गजों ने आज चुनाव में मतदान किया है। देश में आज लोकतंत्र के महापर्व में तमाम दिग्गजों ने चुनाव किए, वोटिंग दिए। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा मतदान करने पहुंचे, ये तब की तस्वीर है। और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जब वोटिंग करने पहुंचे तो दूसरे विंडो में आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं। और तीसरे विंडो में आप देख सकते हैं कि रूप कुमारी चौधरी बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो वोटिंग जब करने पहुंची थी तो उनकी तस्वीर है। और कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल राजनांदगांव से, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं चौथे विंडो में। फिर आप अगर 5वीं तस्वीर की बात कर लें तो उसमें आपको प्रहलाद पटेल दिखाई दे रहे हैं। और फिर 6वीं में बीरेश ठाकुर कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। बीरेश ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनकी तस्वीर आप देख लीजिए। और 7वें में भोजराज नाग आपको दिखाई देंगे। और फिर अगर हम बात कर लें 8वीं तस्वीर की तो तरवर सिंह लोधी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये 8 तस्वीरें हैं जिसमें हमने आपको दिखा दिया कि वो दिग्गज शामिल हैं जिन्होंने आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान किया है।
तो आज मतदान के दौरान राजनांदगांव के टेटसरा मतदान केंद्र पर बवाल हो गया। आप सोच रहे होंगे कि दो लोगों में ऐसी ही कोई झड़प हुई होगी, लेकिन ये मामला वैसा बिल्कुल नहीं है। इस बवाल से भूपेश बघेल का नाम जुड़ा हुआ है। भूपेश बघेल बवाल के आरोपी भी हैं और वो इस बवाल के पीड़ित भी हैं, क्योंकि बीजेपी भूपेश बघेल और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा रही है। तो वहीं भूपेश बघेल और कांग्रेस बीजेपी को विरोध, नारेबाजी और बूथ पर रोकने का आरोपी बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच राजनीति ने तूल पकड़ लिया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए। भूपेश बघेल आए थे, भारी विरोध के बाद भूपेश बघेल को यहाँ से जाना पड़ा। भूपेश बघेल मुर्दाबाद है। अंदर घुसा गुंडागर्दी के साथ भूपेश बघेल ने मेरा ब्लड आया, धक्का मारा मेरे को। जब ये प्रत्याशी होकर महिलाओं को मारकर जीतने के बाद क्या करेगा? वो नाच गान को लूटने के लिए आ रहा है। इन महिलाओं का गुस्सा है पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल के खिलाफ। इन महिलाओं ने भूपेश बघेल के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया है। हम आपको आगे की कहानी दिखाए, सुनाए, इससे पहले आप फिर देखिए कि भूपेश के खिलाफ ये कितने गुस्से में है। महिलाएं कह रही है कि राजनांदगांव का प्रत्याशी महिलाओं के साथ हाथापाई करता है। आज प्रत्याशी है तो ये हाल है, कल चुनाव जीतकर सांसद बनेगा तो क्या करेगा? और प्रत्याशी आकर के महिलाओं पर हमला कराते थे। जब ये प्रत्याशी होकर महिलाओं को मारकर जीतने के बाद क्या करेगा? ये छत्तीसगढ़ को और टेटसरा को, नाच गान को लूटने के लिए आ रहा है और जबरदस्ती चोरी चोर कहीं का मौका है। महिलाओं को मार करवाएगा। भूपेश बघेल मार करवाएगा। दरअसल ये पूरा मामला राजनांदगांव के टेटसरा मतदान केंद्र का है, जहां भूपेश बघेल अपने समर्थकों और कांग्रेस नेताओं के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे। विस्तार न्यूज से बातचीत में पूर्व सीएम और राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, उनके खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें बूथ के अंदर जाने से रोका। भूपेश बघेल ने कहा कि सुबह से खबरें आ रही हैं, मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, लेकिन पंडरिया के 114 नंबर पोलिंग बूथ में पुलिस वाले ही लोगों को धमका रहे हैं। दूसरी तरफ टेटसरा से गुंडागर्दी की हद हो गई। मुझे बूथ पर जाने से रोका गया, कहा गया कि आपको अधिकार नहीं और मेरे खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगाने लगे और भाजपा के लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के संतुलन खो चुके हैं, मुझे आने से रोक रहे थे, मेरे साथ जुमाजटकी कर रहे थे भाजपा के लोग। वो देखे, सुन लो, अंदर घुस गए झंडा लेके, देखो। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उल्टे भूपेश बघेल के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश बघेल के आरोप पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल गलत आरोप लगा रहे हैं। आज आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बूथ में घूमने नहीं दिया जा रहा और जब कल हार जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर आरोप लगाएंगी। सच्चाई ये है कि पब्लिक इनको सुनना पसंद नहीं करती। वहीं भूपेश के खिलाफ खड़े संतोष पांडे ने चरणदास महंत के सर फोड़ने वाले बयान की याद दिलाई। भूपेश बघेल ने आते ही अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के क्या मंत्र मारा कि उन्होंने महिलाओं पर हमला करना चालू किए और हम लोग के भाजपा की महिलाओं पर सब पर मार करना, जेंट्सों को मारना। अंदर घुसा गुंडागर्दी के साथ भूपेश बघेल ने मेरा ब्लड आया, धक्का मारा मेरे को। भूपेश बघेल के आदमी ने तानाशाही गुंडा लेके आए थे, तभी तो एक औरत के ऊपर हाथ लगा दिया। भूपेश बघेल अंदर जा रहा था, वो प्रत्याशी हम ठीक है सम्मान करते हैं, उसके साथ अधिक व्यक्ति जा रहे थे कांग्रेस पार्टी का, उसका हमने वो भाभी जी विरोध किया, पद्मनी साहू, कि भाई आप प्रत्याशी हो, आप जा सकते हो, लेकिन आपके साथ अधिक व्यक्ति नहीं जा सकता। इतनी सी बात पर सरपंच के लड़के ने एक महिला को खींच कर हाथ मारा। इसी गांव के सरपंच है, हाँ इसी गांव का सरपंच का। भूपेश बघेल मुर्दाबाद है, वो प्रत्याशी नहीं, गांव में घोटाला किया। आखिर क्यों आप लोग भूपेश बघेल मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? राशन का चोरी किया, गोबर का चोरी किया, अटल आवास का, प्रधानमंत्री आवास का रोक के रखे। लोकसभा के जो संभावित परिणाम है उसको देखते हुए भूपेश बघेल जी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अभी ये प्रशासन पे आरोप लगाएंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगाएंगे, चुनाव परिणाम आएगा तो उसके बाद यही कहते हैं कांग्रेस के नेता इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाएंगे, फिर कहते हैं ईवीएम मशीन पे आरोप लगाएंगे। इस तरीके से तो ये प्रक्रिया उनके तय है, उनकी हार सुनिश्चित है। देखिए, आपको ध्यान दिलाऊं मैं,
अभी विगत दिनों जब नामांकन भरना था भूपेश जी को, तो चरणदास मोहन जी ने क्या कहा, हमको सर फोड़ने वाला, लठैती करने वाला ऐसा दिल्ली भेजो आप, यानी इशारा भूपेश बघेल की तरफ था। तो ये सर फोड़ने का काम, झूमा झटकी करने का काम, ये पूरा चल रहा है इस लोकसभा में, जो टेढ़े सरा में दिखा है अभी। राजनीति, मतदान और चुनाव के दौरान विरोध और नारेबाजी कोई नई बात नहीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और प्रत्याशी भूपेश बघेल के समर्थकों पर मारपीट का आरोप, वो भी पोलिंग बूथ पर, ये उनकी राजनीतिक सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, वो भले ही ये दावा करे। अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, राजनांदगांव। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर की, जहां मतदान तो ठीक ठाक हुए, लेकिन कुछ मतदान केंद्र ऐसे भी थे जहां नक्सल प्रभाव होने के कारण सन्नाटा पसरा रहा। नक्सल प्रभाव होने के कारण जिले के कुल 20 पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया था। इनमें छोटे बैठिया गांव के वो इलाके भी शामिल हैं जहां 16 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए। कोटरी नदी पार करके करीब 9 गांव के पोलिंग बूथ को छोटे बेटिया में शिफ्ट किया गया था, लेकिन यहां नक्सल का प्रभाव इतना ज्यादा है कि यहां 1500 वोटर्स में से भी 15 वोटर्स भी वोट डालने नहीं पहुंचे। और इस मामले पर संवाददाता संजय ठाकुर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यहाँ एक भी मतदाता अब तक नहीं पहुंचा है अपने मताधिकार का प्रयोग करने। बस्तर में चुनाव संपन्न कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक और जब देश लोकतंत्र का महापर्व मना रहा था, लोग बड़ी संख्या में घरों से निकलकर पोलिंग बूथ के बाहर कतारों में खड़े थे, उसी वक्त कांकेर जिले की कुछ पोलिंग बूथों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ये वो पोलिंग बूथ थे जिन्हें नक्सल समस्या के चलते शिफ्ट किया गया था, लेकिन इलाके में नक्सलियों का खौफ कुछ ऐसा है कि ग्रामीण वोट डालने पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे। इन कारणों का पता लगाने विस्तार न्यूज संवाददाता नक्सलियों के गढ़ में मौजूद उन गांवों तक पहुंचा जहां के पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया था। कांकेर के छोटे बेटिया इलाके की तस्वीर भी आपको दिखाना जरूरी है। कांकेर के छोटे बेटिया पोलिंग बूथ पे सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। सुबह 6 बजे से ही यहाँ वोटर्स बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ के बाहर जमा हो गए थे, लेकिन वहीं अब दूसरी तस्वीर भी देखिए, लगभग 6 पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया था छोटे बेटिया में, जिसमें सितरम, कंदाड़ी, बंगो घोड़िया, छिनपदर, राजा मुंडा और कोपिन गुंडा जैसे गांव हैं। ये वही इलाके हैं जहां 16 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गए थे। नक्सल प्रभावित इलाके ये हैं, इस वजह से इन इलाकों के पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया था छोटी बेटिया में। लेकिन एक तरफ जहां छोटी बेटिया जो प्रॉपर गांव है वहां की पोलिंग बूथ में लंबी कतार लगी है, वहीं ये जो शिफ्टेड पोलिंग बूथ थे यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी ग्रामीण कोटरी नदी को पार कर फिलहाल वोट डालने इन पोलिंग बूथ्स पर नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था और इसका खौफ जो है वो मतदाताओं में साफ तौर पर नज़र आ रहा है। यही वजह है कि जो पोलिंग बूथ है ये यहाँ सूने पड़े हुए हैं, जबकि पोलिंग बूथ में सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। ये बीएसएफ के वही जवान हैं। ये तस्वीर आप देखिए, आप यहाँ के हालात समझने की कोशिश करिए कि एक ही पोलिंग बूथ में, एक ही स्कूल में जो 2 अलग अलग क्षेत्र के पोलिंग बूथ बने हैं, वहाँ तस्वीरें कितनी अलग हैं। एक तरफ मतदाताओं की लंबी कतार है। संजय, एक बार ये कतार भी दिखाइए, एक बार ये कतार दिखाइए। ये लोग जो हैं ये छोटे बेटिया के लोग हैं जो नदी के इस पार रहते हैं, जहाँ फोर्स की पहुँच है, जहाँ प्रशासन की पहुँच है। यहाँ देखिए बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने निकले हैं। लगभग 1338 वोटर्स हैं इस छोटे बेटिया इलाके में। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो शिफ्टेड पोलिंग बूथ है, सितरम, कंदाड़ी, बंगो घोड़िया, छिंदपदर और इस तरह के गांव के, यहाँ 1113 वोटर्स हैं। लेकिन 1113 वोटर्स में से इक्का दुक्का वोटर्स ही अब तक यहाँ पहुंचे हैं। छोटे बेटिया गांव में फोर्स के कैंप है, प्रशासन की पहुंच है, तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग वोट डालने निकली। लेकिन नदी पार के इलाके जो नक्सल प्रभावित है, वहाँ के पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर छोटे बेटिया लाया गया था। कोटरी नदी पार के कंदाड़ी, सीतरम, आमाटोला, आलदंड जैसे गांव
घोर नक्सल प्रभावित है। ऐसे में इन इलाकों में मतदान करवाना संभव नहीं था। यही वजह है कि इनके पोलिंग बूथ शिफ्ट किए गए। कुल 9 गाँव के पोलिंग बूथ को छोटे बेटिया शिफ्ट किया गया था। सुबह से ही मतदान दल इन केंद्रों में वोटर्स का इंतजार करते रहे। पोलिंग बूथ की सुरक्षा में बड़ी संख्या में जवान तैनात रहे, लेकिन ग्रामीण पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाए। विस्तार न्यूज के रिपोर्टर चुनाव से पहले ही नक्सलवाद के गढ़ में बसे आमाटोला गांव पहुंच चुके हैं, जहां नक्सलियों ने स्कूल के सामने ही नक्सली स्मारक बना रखा है और चुनाव बहिष्कार के बैनर लगा रखे हैं। पूरे देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। ऐसे में आपको कांकेर के छोटे बेटिया इलाके की ये तस्वीर भी दिखाना जरूरी है। मेरे पीछे जो आप कोटरी नदी देख रहे हैं, ये कोटरी नदी इस पूरे छोटे बेटिया इलाके को 2 हिस्सों में बांटती है। छोटे बेटिया के इस तरफ का इलाका जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, वहां फोर्स के कई कैंप हैं, यहाँ प्रशासन की पहुंच है, यहाँ सरकार की पहुंच है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में वोटर्स अपने घरों से निकले हैं और पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं। लेकिन वहीं नदी पार के जो इलाके आप देख रहे हैं, नदी के उस पार के इलाके, ये इलाके नक्सल प्रभावित हैं। इन इलाकों में नक्सलियों का कब्जा है और यहाँ के सितरम, कंदाड़ी, बंगो घोड़िया, छिन्नपदर, राजा मुंडा और कोपिन गुंडा जैसे 6 गांवों के पोलिंग बूथ को शिफ्ट करना पड़ा और शिफ्ट करके छोटे बेटिया में ये पोलिंग बूथ आए हैं। लेकिन हालात ये हैं कि कोई भी ग्रामीण अब तक इस नदी को पार कर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा। ये वही इलाके हैं जहां नक्सली खौफ के चलते पोलिंग बूथ शिफ्ट करना पड़ा था। कोटरी नदी पार कर विस्तार न्यूज की टीम आलदंड गांव पहुंची। गांव में घुसते ही स्वागत नक्सल नारों से किया जाता है। नक्सली खौफ के चलते पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सन्नाटे को देखकर इलाके में नक्सलियों की दहशत का अंदाजा लगाया जा सकता है। छोटे बेटिया इलाके में आलडंड, आमाटोला जैसे गांव के भी पोलिंग बूथ को शिफ्ट किया गया था, क्योंकि इलाके नक्सल प्रभावित थे। इन गांव में पोलिंग कराना संभव नहीं था। यही वजह है कि यहाँ के पोलिंग बूथ भी छोटी बेटियां में बनाए गए थे। लेकिन वहाँ के भी हालात आप देखिए। ये पोलिंग बूथ जो है ये सुबह से ही खाली हैं। यहाँ एक भी मतदाता अब तक नहीं पहुँचा है अपने मताधिकार का प्रयोग करने। 16 अप्रैल को ही इन इलाकों में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। इन इलाकों में नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था और यही वजह है कि पोलिंग बूथ जो है इस वक्त ये सूना पड़ा हुआ है। अगर आप नाम पढ़ पाएँ तो ये आलडंड, खैरीपद और आमाटोला, यहाँ सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होने थे। कुल 334 वोटर्स हैं यहाँ पे, पुरुष 177 और महिला 157। जवान यहाँ तैनात हैं, जवान अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये बीएसएफ के वही जवान हैं जो उस दिन 16 अप्रैल को उस बड़ी मुठभेड़ में शामिल थे। लेकिन अब ये देखिए, इतनी सुरक्षा के बावजूद जो ग्रामीण हैं वो अभी अपने गाँवों से बाहर नहीं निकले हैं। वो अब तक इन मतदान केंद्रों तक नहीं पहुँचे हैं और ये इस इलाके में नक्सलियों के खौफ को दर्शाता है। मतदान जो दल है, जो चुनाव आयोग है, फोर्स जो है, वो तो चुनौतियों का सामना करते ही है। साथ ही जो मतदाता हैं वह भी अपनी जान जोखिम में डाल पोलिंग बूथ तक पहुंचते हैं और यही वजह है कि इस बार यहाँ वो उत्साह मतदाताओं में नजर नहीं आ रहा और पोलिंग बूथ जो है वो पूरी तरह से खाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के अररिया और मुंगेर के चुनावी मैदान में उतरे, जहां उन्होंने मुंगेर में जेडीयू नेता लल्लन सिंह और अररिया में अपनी पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर एक-एक कर कई तीर छोड़े, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जंगल राज की याद दिलाई। मोदी जी को जय श्री राम। गोड़ लाग छिए भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत वो लाने वाले हैं। चुनावी दौरे में चौथी बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव को लेकर गंभीरता इसी बात से दिखती है कि वो बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के शहजादे ने क्या कहा है और आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत वो लाने वाले हैं। भले ही दूसरे चरण में सभी लोकसभा सीटें जेडीयू कोटे की हैं, लेकिन मोदी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बीजेपी कार्यकर्ता पूरे एनडीए गठबंधन के लिए वैसे ही काम करें जैसे वो बीजेपी के लिए करते हैं। पीएम ने अररिया और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र की जनसभा को भले ही संबोधित किया हो, लेकिन भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के वोटरों को प्रभावित करने की मंशा भी जरूर जहन में रही होगी। अररिया में 7 मई तो वहीं मुंगेर में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। भारत की ये जो साख बढ़ी है, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया के हर देश में हर भारतीय का गौरव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत का सम्मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है? ये आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं हुआ है, ये सब तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। अपने दौरे और जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर प्रहार किया। इंडी गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण। उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कर्नाटक में चुपके से अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर हकमारी के लिए इसमें मुसलमानों को शामिल करा दिया गया और अब वह पूरे देश में इसे लागू करना चाहती है। वो इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भी ऐसी हकमारी करेगी, क्योंकि कांग्रेस मूलतः देश में धर्म आधारित आरक्षण लागू करना चाहती है। बिहार में भी कांग्रेस यही खेल खेलना चाहती है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस साजिश में उनके साथ है। राजद उसका समर्थन कर रही है। राजद ने इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। अब सुप्रीम कोर्ट मना करे, संविधान मना करे, तो उन्होंने एक नई चालाकी की है और सभी के आंख में धूल झोंक करके, ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंक करके पर्दे के पीछे उन्होंने खेल खेलाए। उन्होंने क्या किया? रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग थे, कितने ही अमीर क्यों न हो, कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, भले कोर्ट में जज बन करके बैठे हो, कोई भी हो, रातों रात उन्होंने एक कागज पे थप्पा मार करके उनको ओबीसी बना दिया। पीएम ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कांग्रेस ने ओबीसी कोटे पर डाका डालकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश की थी। उस वक्त कोर्ट ने रोक लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। I use the word all for all minorities and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. लेकिन इस देश के संसाधनों पर अगर पहला हक किसी का है तो वह है मेरे देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों और माताओं बहनों का। वह किसी भी जाति धर्म के हों, अगर वह गरीब हैं तो देश के संसाधनों पर पहला उनका हक है। इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो भी संभावनाएं हैं, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का है, मेरे देश के मजदूरों का है, मेरे देश के खेत में मजदूरी करने वाले किसानों का है, मेरे देश में गरीबी में जीने वाली मेरी माताओं बहनों का हक है। किसी भी धर्म के क्यों न हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है। ये मोदी की सोच है। वहीं मुंगेर पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति के कारण हजारों साल की समृद्ध विरासत को दांव पर लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं गर्व के साथ पूरी दुनिया में जाकर कहता हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो राजद, कांग्रेस और वाम दल मेरे देश का मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक केवल मोदी को नहीं है, बल्कि बिहार के महान लोकतांत्रिक इतिहास का मजाक है। आज जब मैं गर्व के साथ
पूरी दुनिया में जाकर कहता हूं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो ये आरजेडी, कांग्रेस, लेप वाले मेरे देश की मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक सिर्फ मोदी का नहीं है, बल्कि बिहार के महान लोकतांत्रिक इतिहास का मजाक है। बता दें कि बिहार की भी 5 सीटों पर मतदान हुआ। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी बिहार दौरे पर रहे। पीएम मोदी मुंगेर करीब 9 साल बाद गए और एक तीर से कई निशाने भेदने की कोशिश की, क्योंकि बिहार राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए बहुत अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।